वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सांप्रदायिनी सुप्पिनी शुद्धबोसिनी, जिसका मतलब शॉर्टकट में यही है कि बहुत ही संस्कारी लोग। लेकिन जितनी संस्कार वाली फैमिली ये दिखती है उतनी है नहीं। बहुत ही मजेदार कहानी है और इसी तरह से बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है। पहले तो बंदे का नाम होता है श्रीराम, जो एक पंचायत सेक्रेटरी होता है। इसकी बीवी का नाम होता है उत्तरा, जो एक हाउसवाइफ होती है। इन दोनों की बहुत ही अनमोल संतान होती है, इसी का नाम होता है मिट्टू। हमेशा मारने तोड़ने फोड़ने की बातें करता रहता है। अभी भी फिलहाल ये मिट्टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन करके इसकी स्कूल को गिराने की बात करने लगता है। अब श्रीराम तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। इसकी बीवी की हमेशा यही शिकायत होती है कि श्रीराम रिश्वत ही नहीं लेता। अभी भी उत्तरा श्रीराम से इसी बात के बारे में झगड़ा करने लगती है कि जब वो बंदा तुमको पैसे देने वाला था तो तुमने क्यों मना किया। श्रीराम भी कहने लगता है कि घूस लेना अपराध है और तुम जानती हो ना कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी घूस नहीं ली। उत्तरा कहने लगती है, अरे रिश्वत लेने के लिए किसने कहा तुमको, गिफ्ट समझकर ले लो ना। श्रीराम कहने लगता है, अच्छा उन पैसों को मैं गिफ्ट समझूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने अभी तक मुझे जो गिफ्ट देना था वो अभी तक दिया नहीं, उसके बारे में क्या कहोगी। उत्तरा कहने लगती है कि वो गिफ्ट नहीं, तुम दहेज मांग रहे हो। दहेज लेना या देना क्राइम है। इस तरह से हमेशा इन दोनों के बीच छोटी मोटी तू मैं होती ही रहती है। दूसरे सीन में उसी गांव के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। इस पुलिस स्टेशन पर सुधीर नाम का एक कांस्टेबल काम करते रहता है। सुधीर का यही सपना होता है कि अपनी लाइफ में अपने खुद ही से एक केस सॉल्व करे, लेकिन जो भी एसआई या इंस्पेक्टर यहाँ पर ट्रांसफर होता है सुधीर को एक भी केस नहीं देता। अब फिलहाल भी विक्रम नाम का एक नया एसआई इस पुलिस स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ होता है। अब उस विक्रम के बारे में बात करें तो हर रात किसी न किसी लड़की के बेडरूम पर होता ही है, सम काइंड ऑफ ए प्ले बॉय टाइप। फिलहाल भी विक्रम एक लड़की के साथ कांडमान करते रहता है। वो लड़की विक्रम से कहने लगती है कि आज के बाद से तुम मेरे घर पर मत आओ, लगता है मेरे हस्बैंड को शक हो चुका है मुझ पर। दूसरी तरफ वो उत्तरा बगल वाले घर से मनी प्लांट चुरा कर लेकर आती है। इसका यही मानना होता है कि अगर ये मनी प्लांट इसके घर पर रहेगा तो काफी सारे पैसे आएंगे। उसी वक्त उत्तरा का फादर उत्तरा को कॉल करके दिवाली फेस्टिवल के दिन अपने घर पर बुलाने लगता है। श्रीराम अपनी बीवी उत्तरा से कहने लगता है कि तुम और तुम्हारा बेटा जाओ, मैं कहीं पर भी नहीं आने वाला। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच दोबारा छोटी मोटी तू मैं होने लगती है। खैर उसके बाद जब किसी जगह से मिनिस्टर गुजर रहा होता है तो विक्रम वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते रहता है। इसी दरमियान में एक बंदा और बंदी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर हमें ऑफिस को लेट हो रहा है। अब विक्रम प्यार भरी निगाहों से उस लड़की को देखकर उसको और उसके हस्बैंड को यहाँ से जाने देता है। अब उसी ट्रैफिक जाम पर श्रीराम भी होता है। वो भी कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे भी ऑफिस को लेट हो रहा है, जाने दीजिए मुझे। विक्रम श्रीराम को देखकर इसके पास आकर बदतमीज से पेश आने लगता है, लेकिन श्रीराम भी इस विक्रम को मुंह तोड़ जवाब देने लगता है। ऊपर से काफी सारी पब्लिक भी वहाँ पर होने की वजह से विक्रम इस श्रीराम को जाने देता है। जब श्रीराम वापस अपने ऑफिस पर आता है तो एमएलए का एक आदमी काफी सारे गाँव वालों के साथ यहाँ पर आया होता है। एक्चुअली वो एमएलए इन गांव वालों की कुछ जमीनों को अपने नाम करने वाला होता है, लेकिन ये बात श्रीराम को पसंद नहीं होती, इसके लिए ये अप्रूव करता ही नहीं। वो एमएलए खुद श्रीराम को कॉल करके रिक्वेस्ट करने लगता है और इसी तरह से रिश्वत भी देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीराम नहीं मानता। इस एमएलए के पास प्रसाद नाम का एक पीए काम करता रहता है। ये एमएलए प्रसाद को एक पैसों की बैग देते हुए कहने लगता है कि ये बैग मिनिस्टर साहब तक पहुंचना चाहिए। बैग पहुंचाने के बाद तुम गांव चले जाओ, हम बाद में देख लेंगे। दूसरी तरफ वो श्रीराम कार ड्राइविंग सीखते रहता है। फनी बात यह है कि श्रीराम को थर्ड गियर डालना ही नहीं आता। इसी बातों में वो ट्रेनी श्रीराम से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपके घर के बगल में जो प्रसाद है ना, उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है, प्लीज आप मुझे वो दिलवा दीजिए। श्रीराम कहने लगता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो कार प्रसाद के लिए बहुत ही सेंटिमेंटल है, वो कभी नहीं तुमको देगा। उसके बाद जब श्रीराम वापस अपने घर के पास आता है वही प्रसाद श्रीराम से उस एमएलए के बारे में बात करने लगता है, मतलब ये प्रसाद इसका पड़ोसी ही होता है। श्रीराम प्रसाद से यही बात कहने लगता है, अरे प्रसाद जी मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता, चाहे तो आप उस एमएलए को खुद समझा दो। और फिलहाल ये प्रसाद अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल पर जा रहा होता है। इसी प्रसाद के पास वो स्पोर्ट्स कार होती है जो ये कभी नहीं चलाता। सो वो ड्राइविंग स्कूल वाला श्रीराम से इसकी ही कार के बारे में बात कर रहा था, लेकिन प्रसाद को अपनी ये कार किसी को भी देना पसंद नहीं होता। खैर उसी रात वो एसआई विक्रम किसी और लड़की के साथ कांडवान करते रहता है। सो थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होने के लिए वो विक्रम उस घर से बाहर आता है। उसी वक्त एक बंदा चुप चुप के उस गली से गुजरने लगता है। विक्रम फटाक से इस बंदे के पास आकर पूछने लगता है
कि कौन हो तुम, इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बंदा भी विक्रम से ही सवाल पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब विक्रम को गुस्सा आकर इस बंदे को अपने पुलिस स्टेशन पर लाकर लॉकअप में बंद कर देता है। दोबारा पूछने लगता है कि उतनी रात को तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। पहले तो ये बंदा नहीं बताता, लेकिन बाद में ये बंदा विक्रम को कुछ बातें बताने लगता है। ये बंदा क्या बताता है ये हमको बाद में पता चलेगा। कल अब दूसरे दिन दिवाली होती है। विक्रम श्रीराम के घर पर आता है। उत्तरा दरवाजा ओपन करने पर विक्रम के बारे में पूछने पर विक्रम अपने बारे में बताने लगता है कि मैं यहाँ का ऐसा ही हूँ, क्या आपके हस्बैंड घर पर है। उत्तरा कहने लगती है कि वो अभी बाहर गए हैं, आ जाएंगे, आप अंदर आकर बैठिए। इस तरह से विक्रम घर के अंदर आने के बाद उत्तरा को गंदी नजरों से देखता रहता है। उस टाइम उत्तरा चाय बनाती रहती है। थोड़ी देर के बाद श्रीराम वापस अपने घर पर आता है तो ये देखता है कि उत्तरा गुमसुम सी खड़ी है। श्रीराम को समझ में नहीं आता कि इसकी बीवी ऐसे क्यों खड़ी है। जब श्रीराम उस तरफ देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। विक्रम के सर पर गोली लगी होती है, डेड, मर चुका होता है ये बंदा। उसी वक्त श्रीराम का बेटा श्रीराम के पास आता है और उसके हाथ में गन होती है। जो हुआ वो बताने लगता है। जब वो विक्रम उत्तरा के पास जाने वाला होता है उसी वक्त उत्तरा का बेटा डम्मी गन लेकर खेलते रहता है। विक्रम कहने लगता है, अरे तुम्हारे पास तो डम्मी गन है, मेरे पास देखो ओरिजिनल गन है। उत्तरा का बेटा रिक्वेस्ट करने लगता है कि अंकल प्लीज मुझे एक बार छूने दो ना, मैंने कभी भी रियल गन को नहीं छुआ। तो गन हाथ में लेने के बाद विक्रम के माथे पर शूट कर देता है। और फनी बात यह है कि श्रीराम का बेटा ये बहुत ही फनी तरीके से अपने बाप को बताते रहता है। श्रीराम को गुस्सा आकर अपने बेटे को बहुत मारने पीटने लगता है। उत्तरा आकर श्रीराम को रोकने लगती है कि वो बच्चा है, अनजाने में उसके हाथों से एक गलती हो गई, आगे क्या करना है वो सोचिए। श्रीराम कहने लगता है, आगे क्या करना है, मैं पुलिस स्टेशन पर जाकर सरेंडर हो जाऊंगा, गई मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन उत्तरा इसके लिए मानती नहीं, आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। अगर आप पुलिस स्टेशन पर जाकर सरेंडर हो जाओगे तो मैं और मेरा बेटा जहर खाकर मर जाएंगे। श्रीराम समझाने लगता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन पर जाकर ये बताऊंगा कि मेरे बेटे ने विक्रम को मार दिया तो कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, सारे लोग मुझ पर ही शक करेंगे, क्योंकि कल ही मेरा और इस विक्रम का झगड़ा हुआ था। अगर मैं खुद से सरेंडर हो जाऊंगा तो मेरी सजा कम हो सकती है। लेकिन फिर भी उत्तरा नहीं मानती। श्रीराम को एक आइडिया बताने लगती है कि हम दोनों इस लाश को छुपा देंगे, प्लीज ये आखिरी बार मेरी बात मानिए। ये सुनने के बाद श्रीराम बहुत सोचने लगता है कि ये विक्रम हमारे घर पर आया था ये कोई भी नहीं जानता, और ऊपर से मुझे मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए। चलो इस बार मैं उत्तरा की बात को मान लूंगा। उत्तरा के पास आकर कहने लगता है कि रात होने के बाद हम विक्रम की लाश को गायब कर देंगे। इस तरह से ये दोनों इसकी लाश को कपड़े में पैक वैक करने लगते हैं। उसी वक्त विक्रम की बीवी विक्रम को कॉल करने लगती है। ये देखकर उत्तरा फटाफट से विक्रम के फोन को ऑफ कर देती है। इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी मिटा देती है। ये चीजें देखकर श्रीराम शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि लगता है तुम आजकल क्राइम सीन से कुछ ज्यादा ही देख रही हो। दूसरी तरफ उस एमएलए को मिनिस्टर कॉल करके ये बात बताने लगता है कि अभी तक मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला। यह सुनने के बाद एमएलए शॉक में रह जाता है। कहने लगता है, अरे सर मैं तो कल रात ही आपको आपका गिफ्ट भेज दिया, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पता करता हूँ। बाद में ये एमएलए अपने पीए प्रसाद को कॉल करने पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है, क्योंकि ये तो आउट ऑफ स्टेशन ही होता है। बाद में ये एमएलए एडुकोंडलू नाम के एक बंदे को कॉल करता है, उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। ये एडुकोंडलू और कोई नहीं, कल रात विक्रम ने लॉकअप में एक बंदे को बंद किया ना, वही बंदा होता है। एमएलए अपने दो आदमी मदन और माइकल को यही बात कहने लगता है कि पहले तुम दोनों प्रसाद के घर पर जाकर ये चेक करो कि मेरा गिफ्ट बैग वहाँ पर है या नहीं। इस तरफ श्रीराम अपनी बाइक लेकर एक अच्छी सी प्लेस को ढूंढते रहता है कि कहाँ पर विक्रम की लाश को फेंक सकते हैं। एक्चुअली इस मूवी की शूटिंग हॉस्टल हिल्स में चली है, जो एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। हमारे यहाँ से ज्यादा नहीं, बस 130 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग आंध्रा का ऊटी मानते हैं इस प्लेस को। खैर जब श्रीराम काफी जगहों पर सर्च करने के बाद वापस अपने घर के पास आता है तो इसके घर के पास काफी सारी भीड़ होती है। घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी काफी सारी औरतें होती है। ये देखकर श्रीराम के तो होश उड़ जाते हैं। श्रीराम फटाफट से उत्तरा के पास आकर पूछने लगता है कि हमारे घर के पास इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं। सो उत्तरा श्रीराम से कहने लगती है कि हमारे घर में एक लाश है ना, तो मुझे उस लाश के साथ डर लग रहा था, इसलिए मैंने मोहल्ले की औरतों से ये कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस औरत ने सारे मोहल्ले वालों को बोल दिया, सारे मोहल्ले वाले हमारे घर के पास आ गए। अब इसके मोहल्ले के मर्द और औरतें श्रीराम को बहुत अप्रिशिएट करते रहते हैं। अरे वाह श्रीराम, तुमने इतना जल्दी सेकंड इनिंग शुरू भी कर दी, लेकिन लगता है तुमने बहुत मेहनत की इस बार, काफी सालों के बाद बाप बनने वाले हो। जो भी हो कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद फाइनली रात के 12 बजे ये दोनों उस लाश को घर से बाहर ले जाने लगते हैं। उसी वक्त श्रीराम की घर की घंटी बजने लगती है। ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं कि इस टाइम पर
कौन आया होगा हमारे घर पर। फटाफट से विक्रम की लाश को दोबारा किसी जगह पर छुपा देते हैं। दरवाजा ओपन करने पर घर के बाहर कुछ पुलिस वाले होते हैं। मतलब दिवाली की रात है, पेट्रोलिंग करते करते श्रीराम के घर के पास आते हैं थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीने के लिए। अब श्रीराम तो पुलिस वालों को मना नहीं कर सकता, तो पुलिस वालों को अपने घर के अंदर आने देता है। उत्तरा से कहने लगता है कि इनके लिए चाय बना कर दो। शॉकिंग बात यह है कि सोफे के पीछे ही विक्रम की लाश को रखा होता है इन दोनों ने। श्रीराम और उत्तरा बहुत ही केयरफुल तरीके से पुलिस वालों से डील करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो मदन और माइकल उस पीए प्रसाद के घर पर जाने लगते हैं, तो उसी जगह पर दो कांस्टेबल्स बैठे होते हैं। पुलिस वालों को देखकर ये दोनों अपनी गाड़ी पर बैठे रहते हैं कि जब पुलिस वाले चले जाएंगे ये दोनों चुप चुप के प्रसाद के घर पर जाकर उस बैग को चेक करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो श्रीराम अपने घर से बाहर निकलकर प्रसाद के घर में जाकर प्रसाद की जो स्पोर्ट्स कार है ना उसकी चाबी निकालकर उस गाड़ी को बाहर लाता है, क्योंकि डेड बॉडी को तो बाइक पर नहीं ले जा सकते। जब श्रीराम डेड बॉडी को लेकर उस कार के जरिए से बाहर जाता है तो मदन और माइकल अपनी गाड़ी में सोते रहते हैं। इस श्रीराम को देख नहीं पाते। श्रीराम को तो थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती रहती है। वो धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव करते हुए चेकिंग करते रहता है कि कहाँ पर सुनसान जगह होगी वहाँ पर ये विक्रम की लाश को डाल देगा। इस तरह से श्रीराम जाते जाते सुबह सवेरे हो जाती है 5 बजे। जब किसी घाट के पास आता है तो काफी सारी भीड़ वहाँ पर जमा हो चुकी होती है। लोगों से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि कल रात कोई पियक्कड़ बंदा दारू पीकर यहाँ से नीचे जंप लगाकर मर गया। वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। तभी एक कांस्टेबल श्रीराम से पूछने लगता है, अरे सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। श्रीराम बहाना बनाने लगता है, कल रात मेरी बीवी ने आपको चाय बनाकर दिया ना फ्लास्क, वो फ्लास्क चाहिए मुझे। श्रीराम जब वापस जाने लगता है तो तभी इसके सामने इसकी ड्राइविंग स्कूल वाला बंदा आता है। श्रीराम को देखकर यही सोचने लगता है कि वो प्रसाद मुझे गाड़ी देने के बजाय इस श्रीराम को दिया। अब मैं खुद उस प्रसाद से बात कर लूंगा। अब श्रीराम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि विक्रम की लाश को कहां पर डालूं। अब तो दिन भी हो चुका है। उसी वक्त श्रीराम को उस गाड़ी में एक न्यूज़पेपर मिलता है। उस न्यूज़पेपर में एक छोटा सा ऐड होता है कि एक एनजीओ है जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज का क्रिमेशन करती है। दूसरी तरफ विक्रम की बीवी पुलिस स्टेशन पर आकर एक कांस्टेबल से विक्रम के बारे में पूछने लगती है। वो कांस्टेबल विक्रम की बीवी से कहने लगता है, अरे सर तो किसी केस के काम से दूसरे गाँव पर गए हैं, आ जाएंगे, वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा शायद। विक्रम की बीवी जाने के बाद वो कांस्टेबल सुधीर से कहने लगता है कि सुधीर तुम हमेशा केस के बारे में पूछते हो ना, एक काम करो तुम विक्रम के बारे में फाइंड आउट करके उनकी बीवी को बताओ, वही तुम्हारे प्रमोशन के बारे में रिकमेंड करेगी। दूसरी तरफ वो मदन और माइकल एमएलए को कॉल करके एक शॉकिंग बात बताने लगते हैं कि प्रसाद के घर में उसकी गाड़ी मौजूद नहीं। एक्चुअली उसी गाड़ी में वो पैसों वाली बैग होती है जो मिनिस्टर को देना था। वो एमएलए इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों किसी भी तरह से उस गाड़ी को फाइंड आउट करो, वरना साले हो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। दूसरी तरफ श्रीराम अपनी बीवी और बेटे को लेकर दूसरे शहर पर जाने लगता है। मतलब इसका यही प्लान होता है कि विक्रम की डेड बॉडी को अनाथ डेड बॉडीज में मिला देगा, वो लोग इसका क्रिमेशन कर देंगे। उसी शहर पर उत्तरा का मायके भी होता है। जब श्रीराम और उत्तरा इसी के बारे में बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं तभी श्रीराम किसी बंदे का एक्सीडेंट कर देता है। पहले से ये बंदा सेकंड गियर पर जा रहा होता है और ऊपर से एक्सीडेंट। फटाफट से ये दोनों अपनी गाड़ी से उतरकर जाकर देखते हैं तो एक बंदा सड़क के किनारे पड़ा होता है। श्रीराम चेक करने पर यह बात पता चलती है कि इसकी भी मौत हो चुकी है। अब एक और डेड बॉडी को देखकर श्रीराम की तो होश ही उड़ जाते हैं। श्रीराम, उत्तरा, मिट्टू अपना अपना आइडिया लगाने लगते हैं। उत्तरा दोबारा कहने लगती है कि हम इसकी डेड बॉडी को भी डिक्की में रखकर किसी जगह पर फेंक देंगे। श्रीराम कहने लगता है, अरे इसको कहाँ पर डिक्की में रखूं, चलो इस डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर जाते हैं। मिट्टू कहने लगता है, अरे पापा तुमने इस बंदे को ढंग से नहीं मारा, एक काम करो गाड़ी को थोड़ा पीछे लेकर 100 की स्पीड में लाकर इसको कुचल दो, तब ये बंदा पूरी तरह से मर जाएगा। तभी वो एक्शन हुआ बंदा होश में आता है। एक्चुअली ये बंदा मरा नहीं होता। इन तीनों को देखकर कहने लगता है, वाह क्या फैमिली है, सर्व संपूर्ण फैमिली। क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तुम लोग, मारने के लिए भी नए नए तरीके। श्रीराम इस बंदे को सॉरी बोलने लगता है कि सर मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए, एक काम करो मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दो। इस तरह से ये बंदा भी श्रीराम की गाड़ी में बैठ जाता है। इस तरफ ये मदन और माइकल पुलिस स्टेशन पर आकर उस हेड कंट्रोलर से पूछने लगते हैं कि कल रात जो गिफ्ट लेने गए थे उसका क्या हुआ। हेड कंट्रोलर यही बात कहने लगता है, अरे मैं उसी काम से आया था, लेकिन ये पुलिस वाले विक्रम मुझे देखकर लॉकअप में बंद कर दिया। कल रात से मैं लॉकअप में बंद हूँ। कल रात हेड कंट्रोलर विक्रम से यही बात कहा था कि एक गिफ्ट बैग लेने के लिए प्रसाद के घर पर आया था। जब मदन यही बात उस एमएलए को कॉल करके बताने लगता है तो एमएलए शॉक में रह जाता है कि जिसका मतलब उसी विक्रम ने मेरे पैसों की बैग लेकर भाग गया। ऑलरेडी ये विक्रम और इस एमएलए के बीच कुछ जमती नहीं थी। सो अपने आदमियों से कहने लगता है कि तुम दोनों फटाफट से उस विक्रम को ढूंढो। इस तरफ जब श्रीराम उसकी फैमिली जा रहे होते हैं तो उस पैसेंजर के पास श्रीराम पुलिस वालों की वॉकी टॉकी को देखता है। श्रीराम पूछने लगता है कि सर
क्या पुलिस वाले हो? वो बंदा कहने लगता है हाँ कुछ ऐसा ही समझो, और वैसे भी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पर निकला हूँ। मैं एक एसआई की मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। दिखने में तो तुम लोग बहुत ही डिसेंट फैमिली से लगते हो। मुझे तुम लोगों पर ही शक है कि तुम लोगों ने ही उस एसआई के साथ कुछ किया होगा। यह सुनने के बाद वो मिट्टू चुप ना बैठे हुए उस बंदे को सच बताने लगता है। अरे वो पुलिस वाला अंकल हमारे घर पर आया था, मैंने उसके गन के साथ खेला। अब उस बंदे को ज्यादा सच ना पता चले, उत्तरा उसके सर पे वार करने पर वो बेहोश हो जाता है। इस तरफ एक कांस्टेबल सुधीर किसी बंदे को फोन करके विक्रम का नंबर ट्रैक करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा सुधीर को कॉल करके कहने लगता है कि उस विक्रम का नंबर तो हॉस्टल्स के पास दिखा रहा है, मतलब उसी जगह पर डीएक्टिवेट हो गया था। यह सुनने के बाद सुधीर सोचने लगता है कि जिसका मतलब विक्रम इस गाँव को छोड़कर नहीं गया। दूसरी तरफ वो ड्राइविंग स्कूल वाला बंदा एमएलए की बेटी को भी ड्राइविंग सिखाते रहता है। तो फिलहाल ड्राइविंग खत्म करके उस एमएलए की बेटी वापस अपने घर पर आती है। वो ड्राइविंग स्कूल वाला बंदा एमएलए से कहने लगता है कि सर आपकी बेटी ने तो बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर रही है। आपने कहा था ना कि अगर आपकी बेटी ड्राइविंग सीख लेगी तो मुझे एक गाड़ी गिफ्ट करोगे। मुझे दूसरी गाड़ी नहीं चाहिए सर, आपके पास जो पीए है ना प्रसाद, उसकी स्पोर्ट्स कार चाहिए। उस प्रसाद ने तो अपनी गाड़ी उस श्रीराम को दिया, आज सुबह में ही मैंने देखा। यह सुनने के बाद एमएलए के होश उड़ जाते हैं। क्या वो गाड़ी श्रीराम लेकर गया है? सो वो एमएलए फटाफट से मदन और माइकल को कॉल करके वो श्रीराम के घर के पास जाने के लिए कहता है। तो ये दोनों श्रीराम के घर के पास आकर आसपास लोगों से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि श्रीराम अपने ससुराल पर गया है, मतलब दूसरे शहर पर। इस तरफ श्रीराम ब्रेकफास्ट करने के लिए किसी ढाबे के पास आकर रुकता है। उसी वक्त वो एमएलए श्रीराम को कॉल करके कहने लगता है, अरे वो श्रीराम तुमने तो जमीन हासिल करने से रोक दिया, लेकिन उसके बाद तुमने प्रसाद की गाड़ी लेकर गए, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे बेटा। अब उस एमएलए की बातें इसको समझ में नहीं आती कि इस गाड़ी से उसे क्या काम है। उसी वक्त श्रीराम ये देखता है कि थोड़ी दूरी पर चेक पोस्ट है। सो वहाँ के पुलिस वाले श्रीराम की गाड़ी को रुकाकर डिक्की ओपन करने के लिए कहते हैं। उत्तरा बहाना बनाने लगती है, अरे सर हम लोग मेरे मायके जा रहे हैं, डिक्की में बस थोड़ा सा लगेज है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले डिक्की ओपन करने के लिए कहते हैं। श्रीराम उसी तरह से गाड़ी की डिक्की ओपन करने पर शॉकिंगली डिक्की में कुछ भी नहीं होता, बस लगेज बैग्स होते हैं। उसी वक्त वो चिरकुट साला मिट्टू पुलिस वालों से कहने लगता है, अरे सर आपने तो ऊपर वाली बैग को चेक ही नहीं किया। यह सुनने के बाद उत्तरा के होश उड़ जाते हैं। यही सोचने लगते हैं कि शायद श्रीराम ने विक्रम की डेड बॉडी को ऊपर वाली बैग में रख दिया होगा। लेकिन जब ऊपर वाली बैग को ओपन करते हैं तो उसमें भी लगेज ही होता है, कपड़े शपड़े। सो बाद में पुलिस वाले इनको जाने देते हैं। उत्तरा श्रीराम से पूछने लगती है कि अरे विक्रम की डेड बॉडी कहाँ पर है? ना डिक्की में है ना बैग में है। श्रीराम जो हुआ वो अपनी बीवी को बताने लगता है। थोड़ी देर पहले श्रीराम एक ढाबे के पास रुका था ना, वहाँ के होटल वाले बंदों से श्रीराम को यह बात पता चलती है कि थोड़ी दूरी पर एक चेक पोस्ट है। तो ये सुनने के बाद श्रीराम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि लाश को लेकर आगे कैसे जाऊं। तभी श्रीराम को अपने एक फ्रेंड के बारे में याद आता है, मतलब इसका फ्रेंड कुछ बंदों को जानता है जो मरे हुए लोगों के पास जाकर रोने का काम करते हैं। तो श्रीराम उनका एड्रेस हासिल करके फटाफट से उनके पास जाकर इनका एक काम करने के लिए कहता है। तो वो लोग उसी तरह से विक्रम की लाश को अच्छे से सजा धजा कर उस चेक पोस्ट को क्रॉस करने लगते हैं। अब लाश होने की वजह से पुलिस वाले किसी को भी चेकिंग नहीं करते। तो चेक पोस्ट के इस तरफ आने के बाद श्रीराम विक्रम की डेड बॉडी को दोबारा अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद उत्तरा श्रीराम से पूछने लगती है ये सारे काम आपने कब किए? श्रीराम कहने लगता है कि जब तुम दोनों खाना खा रहे थे तो मैं वॉशरूम के जाने के बहाने से ये सब कुछ कर लिया। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल सुधीर पूछताछ करते करते श्रीराम के घर के पास आकर पहुंचता है। अब श्रीराम उसकी फैमिली तो घर पर मौजूद नहीं होते, तो वहाँ के एक बंदे से श्रीराम को कॉल करवाने लगता है। तो श्रीराम कहने लगता है कि मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, अरे फेस्टिवल का माहौल है ना इसीलिए। यह सुनने के बाद सुधीर को शक होने लगता है कि सारे लोग फेस्टिवल से पहले जाते हैं, लेकिन श्रीराम फेस्टिवल के बाद क्यों जा रहा है। इस तरफ श्रीराम की गाड़ी में जो बंदा होता है ना वो होश में आता है, क्योंकि श्रीराम ने तीसरा गियर डाला इसीलिए। इस बंदे को होश में देखकर श्रीराम की फैमिली थोड़ा घबराने लगते है कि अगर ये बंदा पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया तो हमारी तो लग गई। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बंदा तो एक ड्रामा आर्टिस्ट है, नाम होता है राघवा। आज इसको एक एक्टिंग करनी है, पुलिस वाले की एक्टिंग, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो तभी ये बेहोश हो गया। इसको ये बात पता नहीं होती कि उत्तरा ने इसके सर पर वार किया। ऐसी बातों ही बातों में थोड़ी देर के बाद इस बंदे का स्टॉप आने पर ये गाड़ी से उतर जाता है। दूसरी तरफ वो मदन उसी ढाबे के पास आकर होटल वाले बंदे से श्रीराम की फोटो दिखाकर पूछने लगता है। तो वो होटल वाला बंदा कहने लगता है, हाँ आधे घंटे पहले ये लोग यहाँ पर आए थे, चले गए। इस तरफ श्रीराम उसकी फैमिली जा रहे होते हैं ना, तो दोबारा एक बात को लेकर श्रीराम और उत्तरा के बीच झगड़ा होने लगता है। मतलब उत्तरा यही कहने लगती है कि अगर पहले ही हम लोग मेरे मायके चले जाते तो इतना बड़ा कांड नहीं हो जाता। श्रीराम कहने लगता है कि तुमने दोबारा तुम्हारे पिताजी का नाम लिया, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आना चाहता। सो इसी झगड़े के दरमियान में उत्तरा रनिंग कार से उतर जाती है। अब श्रीराम भी भूल जाता है कि ये भी ड्राइविंग सीट पर है,
गाड़ी को छोड़कर उत्तरा के पीछे पीछे जाने लगता है। उत्तरा को रुकाकर समझाने मनाने लगता है। उस तरफ वो गाड़ी जाती ही रहती है, उसमें मिट्टू होता है। थोड़ी देर के बाद इन दोनों को अपनी गाड़ी के बारे में याद आने के बाद फटाफट से श्रीराम उस गाड़ी को रोक लेता है। इस तरफ ये सुधीर दूसरे कांस्टेबल के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मुझे उसी श्रीराम पर शक है। कुछ लोगों ने देखा था कि विक्रम को श्रीराम के घर पर जाते हुए। कांस्टेबल कहने लगता है, अरे यार चुप भी करो तुम उस श्रीराम पर शक करने लगे। कंफर्मेशन के लिए वो बंदा श्रीराम को कॉल करके यही बात पूछने लगता है कि कल हमारे एसआई तुम्हारे घर पर आए थे। तो श्रीराम झूठ कहने लगता है, अरे सर हमारे घर पर क्यों आएंगे, और वैसे भी आप जानते हो ना कि मैंने उससे झगड़ा किया था। ये सुनने के बाद फिर भी सुधीर को श्रीराम पर ही शक होने लगता है कि उसकी बातें थोड़ा शक्की लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। श्रीराम अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैं पेट्रोल लेकर आऊंगा, तुम दोनों यहीं पर रुको। और उसी वक्त वो मदन और माइकल इस गाड़ी को देखकर इसके पास आते हैं। उत्तरा को डरा धमकाकर अपनी गाड़ी में का पेट्रोल इस गाड़ी में डालकर इस गाड़ी को ले जाते हैं। स्पेशली ये माइकल ले जाता है इस गाड़ी को। थोड़ी देर के बाद श्रीराम जब यहाँ पर आता है तो गाड़ी यहाँ पर ना देखकर शॉक में रह जाता है। इस बात को लेकर दोबारा इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। श्रीराम दोबारा यही बात कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मैं पुलिस स्टेशन पर जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। लेकिन दोबारा उत्तरा नहीं मानती। इसी बातों ही बातों में राघव उस माइकल के साथ गाड़ी को लेकर श्रीराम के पास आता है। वही राघव ड्रामा आर्टिस्ट। बात यह है कि जब ये राघव अपने प्लेस पर गया था एक्टिंग करने के लिए तो इसको ये बात पता चलती है कि आज शो कैंसिल हो चुका है। सो वापस जाने के लिए जब सड़क के पास आता है तो इसको वही गाड़ी नजर आती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो माइकल होता है। ये राघव अपने आदमियों की मदद से इसको डरा धमकाकर इस गाड़ी को वापस श्रीराम के पास लेकर आता है। श्रीराम इस गाड़ी को देखकर राघव को बहुत थैंक यू बोलकर दोबारा ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगता है। फाइनली ये लोग एक कब्रिस्तान पर आते हैं, वही जहाँ पर अनाथ डेड बॉडीज का क्रिमेशन होता है। फिलहाल तो यहाँ पर एक ही गार्ड होता है। उत्तरा इस गार्ड के पास आकर अपने भाई मरने का नाटक करती रहती है। वो श्रीराम पीछे से विक्रम की डेड बॉडी को उस क्रिमेशन की जगह रख देता है, मतलब बाकी डेड बॉडीज के साथ मिला देता है। उसके बाद श्रीराम और उत्तरा थोड़ी दूर पर आकर चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसी वक्त एक अनजान बंदा श्रीराम को कॉल करके कहने लगता है, वाह श्रीराम मानना पड़ेगा, तुमने तो डेड बॉडी को बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगा दिया। इस तरह से श्रीराम ने अब तक जो भी किया वो सारी बात बताने लगता है। वो बंदा ये भी जानता होता है कि विक्रम को मारने वाला श्रीराम नहीं बल्कि इसका बेटा था। श्रीराम से 50 लाख रुपए मांगने लगता है। ये सुनने के बाद श्रीराम के पसीने छूटने लगते हैं। अपनी बीवी और बेटे से कहने लगता है कि तुम दोनों ऑटो पकड़कर घर वापस चले जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है। और उसी तरह से जाते वक्त अपनी बीवी को हक करने लगता है। बाद में श्रीराम दोबारा उसी बंदे को कॉल करके यही बात कहने लगता है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। वो बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम फैमिली के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन श्रीराम इस केस में मैं तुम्हारे बेटे को फंसाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही विक्रम को मारा। तो ये सुनने के बाद विक्रम थोड़ा घबराने लगता है कि सर प्लीज ऐसा मत करो। वो बंदा कहने लगता है कि अब तुम मुझे 1 CR ला कर दो, अगर पहले मान दिया होता तो 50 लाख में ही डील खत्म हो जाती है हमारी। श्रीराम तो बहुत सोचने लगता है कि 1 CR मैं कहां से ला कर दूं। एक प्रॉब्लम से बाहर निकला तो दूसरी प्रॉब्लम गले पड़ गई। थोड़ी देर के बाद श्रीराम अपना फोन लेकर अपना आत्महत्या का नोट रिकॉर्ड करने लगता है। मतलब श्रीराम डिसाइड कर लेता है कि ये मर जाएगा क्योंकि इसके पास इतने सारे पैसे है नहीं। उस विक्रम की गन इसके पास ही होती है तो वो गन लेकर अपने आप को शूट कर लेता है। दूसरे सीन में सुबह होने के बाद श्रीराम इसी पुलिस स्टेशन के पास आता है। हेड कांस्टेबल के पास आकर कहने लगता है कि सर मुझे एक कंप्लेंट लिखवाना है, मेरी एक बैग चोरी हो गई। कांस्टेबल पूछने लगता है कि उस बैग में क्या था। श्रीराम कहने लगता है कि सर उस बैग में 1 CR था। वो 2 कांस्टेबल शॉक में जाते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे। श्रीराम कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैंने एक छोटी सी गलती की, तो वो गलती दूसरे बंदे को पता लग गई। वो बंदा मुझे ब्लैकमेल करने लगा तो मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 1 CR को जमा किया। जब उसको देने वाला था तो बैग चोरी हो गई। कांस्टेबल्स कहने लगते हैं, अरे इसका मतलब तुमको उस ब्लैकमेलर पर कंप्लेंट करना चाहिए, और वैसे तुमने क्या कांड कर दिया जो वो बंदा तुमको ब्लैकमेल करने लगा। तो श्रीराम कहने लगता है कि सर आपके जो एसआई विक्रम है ना, उसको मैंने ही मार दिया और उसकी लाश को भी जला दिया। और उसी वक्त वो कांस्टेबल सुधीर भी यहाँ पर आकर उस हेड कांस्टेबल से यही बात कहने लगता है कि सर मैंने कहा था ना कि मुझे इसी श्रीराम पर शक है। श्रीराम कहने लगता है कि अगर मैं सरेंडर हो जाऊंगा तो क्या मेरी पनिशमेंट कम हो सकती है। कांस्टेबल्स कहने लगते हैं कि वो तो जज पर निर्भर करता है। श्रीराम दोबारा अपनी बात को पलट देता है, तो फिर सर मैंने उस विक्रम को नहीं मारा,
विक्रम को मारने वाला मेरा बेटा है। कांस्टेबल श्रीराम को डांटने लगते हैं कि श्रीराम तुम पुलिस स्टेशन पर आकर मजाक कर रहे हो। श्रीराम कहने लगता है हाँ सर, मैं मजाक ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद एक बहुत बड़ा मजाक हुआ। श्रीराम कल रात आत्महत्या करने के लिए उस गन को फायर किया, लेकिन वो गन लॉक होने की वजह से फायर नहीं हुई। शॉकिंग बात यह है कि इस गन में सारे के सारे बुलेट्स ऐसे ही होते हैं, जिसका मतलब विक्रम की मौत इस गन की बुलेट से नहीं हुई, वो बुलेट किसी दूसरी जगह से आई। सो ये जानने के बाद श्रीराम बहुत खुश होने लगता है कि उस विक्रम को मेरे बेटे ने नहीं मारा। और उसी वक्त श्रीराम तो अपने फोन में सुसाइड नोट रिकॉर्ड कर रहा था ना, उसी वक्त मिट्टू श्रीराम को एक रील भेजने लगता है। सो वो रील देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शॉकिंगली उस रील में ये कांस्टेबल सुधीर अपने गन के साथ होता है। वो सुधीर मुस्कुराते हुए हेड कांस्टेबल के सीट पर बैठकर कहने लगता है हाँ, मैंने उस विक्रम को मारा। मूवी के स्टार्टिंग में विक्रम ने जिस लड़की के साथ रात बिताई थी वो लड़की सुधीर की ही बीवी थी। सुधीर ने उस रात जान लिया था। सुधीर मौके की तलाश में उस विक्रम को फॉलो करने लगा। उस दिन सुबह विक्रम उस गिफ्ट बैग को हासिल करने के लिए प्रसाद के घर के पास आया था, लेकिन उसी वक्त ये विक्रम उत्तरा को देखकर इसके साथ छेड़खानी करने के लिए इसके घर के अंदर घुसा। सुधीर ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो मिट्टू गन लेकर विक्रम पर फायर किया, वो गन तो लॉक थी, तो इसी मौके का फायदा उठाकर सुधीर ने अपनी गन से विक्रम को मार दिया। उसके बाद श्रीराम ने इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बहुत कोशिशें की, तो सुधीर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता रहा। जब श्रीराम उस डेड बॉडी को जला दिया था, मतलब क्रिमेशन करवा दिया था, तो श्रीराम को ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि अगर इसके पास पैसे होंगे तो ये देश छोड़कर भाग सकता है। इन द फ्यूचर ये केस कभी न कभी बाहर आएगा। सो ये सच्चाई सुनने के बाद बाकी कांस्टेबल्स और श्रीराम शॉक में रह जाते हैं। श्रीराम इस सुधीर को एक और झटका देने लगता है कि विक्रम की डेड बॉडी जली नहीं, ऐसे ही है। मतलब कल रात श्रीराम विक्रम की डेड बॉडी को हासिल करने के लिए उस कब्रिस्तान पर गया था, तो लकीली वो बंदा विक्रम की डेड बॉडी का क्रिमेशन नहीं किया होता। अब विक्रम के सर में तो सुधीर की गन की ही बुलेट होती है ना, तो यही इसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होता है। अब पुलिस वाले उस सुधीर को हिरासत में लेते हैं। ये सब कुछ होने के बाद श्रीराम उस एमएलए के पास आकर कहने लगता है कि आप जिस बैग के बारे में सर्च कर रहे हो वो बैग उस गाड़ी में नहीं है। अगर वही बैग मुझे मिली होती तो तुम एमएलए जेल में होते। उसके बाद वो पीए प्रसाद गांव से वापस आकर श्रीराम से एक बात कहने लगता है कि जब जब वो एमएलए इस प्रसाद को थोड़े बहुत पैसे देता है, ये प्रसाद अपने उस स्पोर्ट्स कार में रखता है उन पैसों को, बाद में किसी दूसरे बंदे को डिलीवर करने के लिए। लेकिन रिसेंटली जो पैसे इसने दिया वो पैसे प्रसाद अपने साथ लेकर गया, तो बाद में वो प्रसाद एमएलए की बैग वापस कर देता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।